हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे कि हम आपकी बुक स्पर्श खत्म करा चुके हैं और संचयन हमने शुरू कर दी है। संचयन का पहला चैप्टर हम आपको कल पढ़ा चुके हैं कि किस तरीके से हम उसका रिवीजन करेंगे। ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं। आज जो हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं वो है सपनों के से दिन। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ये क्या था कि बच्चे किस तरीके से खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी और समझी थी। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी हमने देखे थे। तो ये चैप्टर का रिवीजन करने से पहले आपको करना क्या है कि पहले आप जाइए और जो इससे रिलेटेड वीडियो हमने आपको बनाकर दिया था, जो चैप्टर हमने पूरा समझाया था, उसे देखिए और समझिए और पूरी तरीके से अच्छे से समझ के तब इसका रिवीजन करिए। क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम आपके पास 5-6 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, हम आपका कराते हैं कि किस तरीके से आप इनके आंसर लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चंस तो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपका चैप्टर को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हिंदी में हमारे सामने बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी रहती है कि हम आंसर्स को अपने तरीके से बना सकते हैं। तो हम जैसे आपके सामने ऐसे आंसर्स लेकर आते हैं, तो हमारा पहला मोटिव ये रहता है कि हम आपको समझाएं कि आंसर लिखने कैसे हैं। आपको आप लोग बना लेते हो मगर लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ कर देते हो कि किस तरीके से हम करेंगे। तो वो लैंग्वेज में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा नहीं हो कि अगर आपको 50-60 वर्ड्स का लिखना है और आप उसे सिर्फ 10 वर्ड का लिख के ख़त्म कर दो, ऐसा काम नहीं करना है। अब जैसे हम आपके सामने ऐसे छोटे छोटे एक एक लाइन के भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं इस बुक से, तो ये हमारा मोटिव ये है कि इस तरीके के छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ मर्ज कर दिए जाते हैं। और मर्ज करने से फिर क्या होता है कि वो आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो हम ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं कि इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो वो छोटे छोटे आंसर्स भी वो 1-1 नंबर के हम क्यों मिस करें, तो हमें वो भी पढ़ना समझना है। तो ये चैप्टर से बेस्ड रहेगा। क्या दिया है, लेखक के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। अब जैसे ये नाम भी हमें याद रखने हैं। हेडमास्टर कौन थे, पीटी वाले कौन थे, जो कहते हैं जिनका तोता था, वो वाले मास्टर का क्या नाम था। तो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या दिया है, लेखक के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। लेखक के स्कूल के हेडमास्टर का नाम श्री मदन मोहन शर्मा था। तो ये नाम भी आपके 1-1 नंबर के आ सकते हैं। फिर क्या दिया, पीटी मास्टर अपने तोते को क्या खिलाया करते थे। अपने तोते को वो बादाम की गिरी खिलाते थे। भाई उनके घर में कोई और तो था नहीं, वो तोते से बड़ा भाई मिक्सअप थे। तोते के साथ हमेशा बातें करते रहते थे। उनके घर में कोई और नहीं था जिससे वो बातें कर सकते, और तोते के साथ वो जिस तरीके से लगता था, बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते थे। और इसके अपोजिट जस्ट वो स्कूल में रहते थे, स्कूल में बहुत सख्त रहते थे। तो क्या खिलाते थे पीटी मास्टर अपने तोते को, बादाम की गिरी खिलाया करते। बादाम की गिरी का मतलब है बादाम, पूरा बादाम एक जो है उसको दे दिया करते थे, वो खाता था। मास्टर प्रीतम चंद की शाबाशी बच्चों को कैसी लगती थी। तो क्या होता था, शाबाशी मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, गुड़ मिल गया, मीठी सी गुड़, क्योंकि वो जल्दी किसी को शाबाशी देते नहीं थे। तो जब वो उनसे शाबाशी मिलती थी, इसका मतलब कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या दिया है, मास्टर प्रीतम चंद की शाबाशी बच्चों को फौज के तमगों सी लगती थी और ये कॉपी में मिले गुड़ की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान थी। वो किसी को जल्दी अच्छा नहीं कहते थे, और मतलब जिसको अच्छा कह दें कि हाँ भाई शाबाशी दी, किसने अच्छा किया, इसका मतलब बहुत बड़ी बात उस बच्चे ने की होगी, तभी उसको वो शाबाशी मिली। तो प्रीतम चंद जी से मिली शाबाशी, फौज में तमगे, मतलब फौज में जैसे मेडल्स मिलते हैं ना, तमगों का मतलब क्या हुआ, फौजी को जैसे तमगे मिलते हैं यानी कि मेडल्स मिलते हैं, जैसे उसको प्राउड फील होता है, वैसे ही शाबाशी बच्चों को प्राउड फील कराती थी। और कॉपी में जो गुड मिलता था, उस गुड से भी कहीं बहुत अधिक चीज मूल्यवान होती थी। भाई हम लोग की कॉपी में गुड मिल जाता मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन उस गुड से कहीं ज्यादा मूल्यवान उनकी शाबाशी होती थी। लेखक के जमाने में फौज में भर्ती होने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था। तो क्या होता था
क्या तरीके अपनाए जाते थे। वो बताया था ना कि फौज वाले आते थे, प्ले करते थे फौज से रिलेटेड, फिर लोगों को वहां पे भर्ती किया जाता था, वो सारी चीजें बताई गई थी। पहले आप ऐसे जाके नहीं कर सकते, पहले लोग फौज में नहीं जाना चाहते थे, तो उनको आकर्षित कराने के लिए नाटक मंडली आती थी गाँव के अंदर, नाटक खेले जाते थे और फिर भर्ती किया जाता था। क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों को फौज में भर्ती करने कुछ अंग्रेज अफसर आए थे। मतलब लोग नहीं होना चाहते थे कि अबे अंग्रेज अब कितने बाहर से अपने सिपाही लेकर आएंगे, नहीं आ सकते थे भाई, अमेरिका वहां से ब्रिटेन से कितने सिपाही लेकर आएंगे। तो वो क्या होते थे, यहाँ भारतीयों को ही फौज में शामिल करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे थे। तो क्या हुआ था, उन्होंने उनके साथ नौटंकी वाले फौजी जीवन की कुछ सुख सुविधाओं के नाटक दिखाकर लोगों को फौज की ओर आकर्षित करना चाहते थे। वो क्या करते थे, नौटंकी करते थे, मतलब प्ले करते थे, स्टेज प्ले जिनको बोलते हैं, वो प्ले करते थे। प्ले में दिखाते थे कि फौज वाले किस तरीके से बहुत ही आराम की, सुख सुविधाओं की जिंदगी जीते हैं। तो उससे क्या होता था, लोग आकर्षित हो जाते थे, नहीं हम भी फौज में जाएंगे, वहां इतना आराम है, इतनी सुविधाएं मिलती, सब कुछ होता है, तो हम भी फौज में जो है जाएंगे। तो ये आकर्षित होकर लोग फौज में भर्ती होने लगते थे। उनकी बातों से प्रभावित होकर कुछ लोग फौज में भर्ती हो जाते थे, जैसे उससे आकर्षित होते थे और फौज में तुरंत भर्ती भी हो जाती। मतलब अंग्रेज भी आते थे, नौटंकी मंडली भी आती थी, प्ले होते थे और लोग फौज में भर्ती हो जाया करते थे। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल मतलब उनको हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? जब उन्होंने देखा कि वो इतनी जोर से बच्चों को मारते हैं, तो ये चीज जैसे ही हेडमास्टर ने देखी, तुरंत पीटी मास्टर को उनके पद से हटा दिया था कि अब आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को इतना बुरा नहीं मारा जाता है। तो क्या दिया था, हेडमास्टर शर्मा जी ने पाया कि फारसी की क्लास में पीटी साहब बच्चों को बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। फारसी क्लास थी और बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। पीटी मास्टर बच्चों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आते थे। जब पीटी सर का यह कठोर व्यवहार हेडमास्टर शर्मा जी ने अपनी आंखों से देखा, तो यह सब शर्मा जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। मतलब बच्चों को अब फारसी सीखा, फारसी टफ लैंग्वेज होती है भाई, हिंदी सीख ली, अंग्रेजी सीख ली, तो वो नहीं आती थी, तो वो बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। और ये चीज भाई पनिशमेंट मिलती थी, जैसे अभी तो बच्चों को बिल्कुल ही मारना मना है, लेकिन पहले क्या होता था, पिटाई होती थी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मारना, उनको चोट लग जाए ऐसा तो नहीं मारा जाता ना, तो वो उसी तरीके से मारते थे, बहुत सख्त थे वो। तो जैसे ही उन्होंने शर्मा जी ने देखा, हेडमास्टर जी ने, तो वो तुरंत उनको हटा दिया पद से कि अब आप बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे और ना ही सिखाएंगे। प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? अब देखिए, ये हमें स्वविवेक से लिखना है, मतलब हमें अपनी मर्जी से लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि अभिभावक यानी कि पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चों को खेलने कूदने से रोकते हैं कि जो है ना, खेलना कूदना क्या है, समय की बर्बादी है, उससे अच्छा है पढ़ाई में समय लगा लो। तो आपकी नजर में, यानी कि आपकी नजर मतलब क्या हो गया, हम बच्चों की नजर में, हम बच्चों की नजर में खेल कूद क्यों जरूरी है, ये बताइए। देखिए खेल कूद तो बहुत जरूरी है, हमेशा पढ़ते रहना, हमारा भी दिमाग थक जाता है, हम कोई भी हमेशा नहीं पढ़ सकता। दूसरा, खेल कूद क्या है, वो एक तरीके का शारीरिक व्यायाम है कि हम व्यायाम किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें हम देखते समझते हैं। इस चीज़ से दूसरों से इंटरेक्शन बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है कि हम कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, जैसे भी खेल तो बहुत सारे पेयरिंग में भी होते हैं, तो क्या होता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ती हैं। सिर्फ पढ़ने से हमें ये नहीं है कि सारी जानकारियां मिल जाती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि खेल कूद से सारी जानकारी मिल जाएंगी। दोनों चीजें अपने अपने प्रोपोर्शन में करनी चाहिए, खेलना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो ये आप क्या समझते हैं, आपको इस तरीके से लिखना है। तो क्या दिया है इसमें, खेलना हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। खेलने से मन में टीम भावना और अनुशासन का विकास होता है। टीम भावना हमने बताया ना, कोऑर्डिनेशन होता है, टीम भावना का वो होता है। टीम स्पिरिट कैसे आती है कि पूरी टीम के लिए या हम दो लोगों के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में हम कैसे खेल को पूरा कर सकते हैं।
खेल बच्चे की सोच को विकसित और विस्तृत करता है, यानी खेल बच्चा किस हद तक सोचता है। अब जैसे एक गेंद है, गेंद को उठाने में, फेंकने में अब हमें पास फेंकना है तो कम फोर्स चाहिए, दूर फेंकना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए। तो ये जानकारी हमें जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। बच्चा होता है, उसे कहा, अगर उसको नहीं जानकारी है फेंकना तो उसने बहुत जोर से फेंक दिया, वो दूर निकल जाएगी। तो डिस्टेंस के हिसाब से हमें कैसे रिएक्ट करना है, ये सब चीजें भी हमें खेल के होता है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा हेतु आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है। फिर क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से भी काम करते हैं, कंपटीशन आ जाता है। तो जब ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है हमारे अंदर तो क्या होता है कि हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर ये हम क्या करते हैं, ये हम एग्जाम में भी लेके आते हैं, पढ़ाई में भी लेके आते हैं, नहीं हमें उससे अच्छे नंबर लेके आने। जब ये कंपटीशन हम इसमें कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, तो हम पढ़ाई में भी कर सकते हैं। फिर हर एक फील्ड में हमारे अंदर कंपटीशन स्पिरिट आने लगती है। फिर उन्हें खेल के माध्यम से देश का नाम ऊंचा करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर अगर खेल में अच्छे निकल जाएं तो हम अपने देश का नाम भी उस खेल में ऊंचा कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते ही हैं अलग अलग फील्ड्स में कितने बड़े बड़े नाम हैं, क्रिकेट में ले लीजिए, फुटबॉल में ले लीजिए, हॉकी में ले लीजिए, हर जगह अलग अलग बहुत ही फेमस नेम है। उन लोगों ने भी खेल के माध्यम से ही हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो वो भी संभव हो सकता है। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। सपनों के इस दिन में लेखक ने अपने बचपन की चीज़ों को समझाया, बताया, कई टीचर्स के बारे में बताया, कई वक्तव्य के बारे में बताया। तो वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।